नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे पहाड़ों पर बदलते मौसम की। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है, ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। 17 अक्टूबर यानी आज के लिए ऑरेंज अलर्ट है, तो वहीं 18 अक्टूबर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में ये बारिश होने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 19 अक्टूबर को भी कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। तो आज और कल भारी बारिश का अलर्ट, और आपने इसका असर दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किया होगा। आज सुबह का जो मौसम था, कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई है। पहाड़ी अगर इलाकों में थोड़ा भी मौसम बदलता है, उसका असर मैदानी इलाकों में जरूर पड़ता है। बहुत ज़्यादा बारिश जो है उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। तो मौसम की गतिविधियां 17 और 18 तारीख को बहुत तेज जो है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी। ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये काफ़ी तीव्र है। तो आज के लिए ऑरेंज अलर्ट है, तो मौसम बदलने वाला है। सर्दियां दस्तक दे चुकी है। आप ये समझिए मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा रहने वाला है और बारिश जो है भारी बारिश होगी। और भारती हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। भारती, यकीनन आप वहां पर इस बदले मौसम को महसूस भी कर रही होंगी, तो बताइएगा क्या विभाग ने कहा है, किस तरह से अलर्ट किया है? हल्की बूंदाबांदी देखिए जीना शुरू हो गई है और जो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया था उसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। यहाँ ये कहा जा सकता है कि देर रात की अगर मैं बात करूं उसके बाद से मौसम जो है वो बदला है और हल्की बूंदाबांदी कई इलाकों में हो रही है। पहाड़ों में भी खास तौर पर देखने को मिल रहा है कि एकदम से कोहरा वहां पर देखने को मिल रहा है, जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं। और अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है। 48 घंटे के लिए ये अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया गया है। उसकी बड़ी वजह जो मानी जा रही है जीनत, वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही प्रदेश में अगले 2-3 दिन मौसम बदला रहेगा, ये मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बता रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका भारती तमाम जानकारियों के लिए। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है बड़ा कारण है जिसकी वजह से मौसम में बदलाव है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। जेपी नड्डा के सामने दोनों ने अपनी समस्याएं रखी, जिस पर पार्टी आलाकमान की तरफ से भी जल्द समाधान का भरोसा दिया गया। नड्डा से पहले दोनों ही नेताओं ने प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से भी मुलाकात की। दिल्ली में हरक सिंह रावत और जेपी नड्डा की अकेले कमरे में करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई, जिसके बाद अगले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत का समय तय किया गया। हरक सिंह रावत ने कहा है कि 2022 के चुनाव को लेकर यह बातचीत हुई है। अब अगले हफ्ते हरक सिंह रावत अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले हरक सिंह और उमेश शर्मा पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से भी मिले। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं से बात हुई है, कोई भी असंतुष्ट नहीं है। विकास कार्यों को लेकर थोड़ी नाराजगी है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि ज्यादा विकास के काम हो। उन्होंने कहा उनका संज्ञान लिया गया है उनकी समस्याओं का, और मुलाकात के बाद कोई असंतुष्ट नहीं है, कोई नेता कहीं नहीं जा रहा है। दुष्यंत गौतम ने कहा कि चुनाव के वक्त लोग इधर से उधर जाते रहते हैं। वैसे कांग्रेस के कुछ लोग हमारे पास थे, वो चले गए हैं, भाई इतना ही है। बाकी बीजेपी का कोई कहीं नहीं जा रहा है। बीजेपी के सब अपने सही सलामत है और मिलते हैं, सब लोग बात भी करते हैं, आए हैं लोग, चर्चाएं भी करते हैं। और ये चुनावी दौर है, इसके अंदर अनेकों अनेक कमजोर कड़ियाँ आती हैं और जाती भी रहती हैं। इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, ऐसे दौर में ऐसा चलता रहता है। सर, खबरें ये भी थी कि हरक सिंह रावत जो हैं मंत्री, वो नाराज चल रहे हैं। उमेश शर्मा काऊ जो हैं वो नाराज चल रहे हैं। उन्होंने आपसे मुलाकात भी की, क्या कुछ बातचीत हुई इस मुलाकात में? नहीं, नाराज चल रहे हैं ये तो हो सकता है। मंत्रियों का, विधायकों का विकास कार्यों को लेकर नाराजगी रह सकती है। विकास कार्य सभी लोग चाहते हैं कि और भी विकास कार्य हों, और चुनाव जब नजदीक आता है तो इच्छाएं बढ़ती हैं, जनता की आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं, उसका निराकरण भी चाहिए होता है। ये सब चलता है। इस दौरान के अंदर मांगे भी बढ़ती है, जनता भी चाहती है कि चुनाव आया है तो जनता की मांग ज्यादा बढ़ती है। ये सब चीजें हैं, वो सब चीज बताते हैं, उसको आगे गति में लाया जाता है, सिर्फ इतना ही है। सर, क्या आपके पास से जब मुलाकात हुई तो अब वो संतुष्ट होकर गए? मतलब अब ये संभावना नहीं है इधर उधर कहीं जाने की?
नहीं, इधर उधर तो कहीं पहले भी नहीं जा रहे थे, ना अब जा रहे हैं कहीं भी। और विकास कार्यों की बात है, उससे तो संतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अयोध्या दौरे पर है, यहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। धामी ने मंदिर में दर्शन किए। मुख्यमंत्री धामी पहले हनुमानगढ़ी गए और फिर वहां से रामलला के दर्शन के लिए गए। सीएम धामी यहां कई कार्यक्रमों में आज भी हिस्सा लेंगे, उसके बाद देहरादून लौटेंगे। सरयू आरती में भी उन्होंने वैसे हिस्सा लिया। धामी आज गोंडा के महेशपुर गांव में जाएंगे, जहां पर दिल्ली सेवाधाम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और धर्मशाला की आधारशिला रखेंगे। मैं बचपन से आता रहा हूँ, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ या रामगंज महल ट्रस्ट में, ये साकेत महाविद्यालय में मेरा कई बार आना हुआ है। कम से कम 50 बार मैं यहाँ आया हूँ और बहुत लगाव है। और हमारे श्रद्धेय भाई साहब बैठे हैं यहाँ, कल्लू सिंह, आपके सानिध्य में रह के हमने बड़ा काम किया है, तो इसलिए कोई वैसा नहीं है, कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। तो अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम धामी सरयू तट पर पहुंचे, शाम को होने वाली आरती में शामिल हुए। सीएम धामी ने यहां सरयू आरती में भी हिस्सा लिया। आपको भी हम तस्वीरें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे और इसी के साथ इस दौरे के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। सर पर चुनाव है तो ये लाजमी भी है। क्या यूपी के साथ भगवान राम का नाम उत्तराखंड में भी काम आएगा? सवाल ये उठ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी राम की नगरी अयोध्या में हैं। शिव के धाम केदारनाथ में दर्शन करने के बाद अब उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए। धामी का कहना है कि शिव का धाम हो या राम का नाम, दोनों एक हैं। लेकिन राजनीतिक चर्चाएं सीएम धामी के राजनीतिक दौरे के वक्त को देखते हुए हो रही हैं। बीते करीब 5 साल में न त्रिवेंद्र अयोध्या गए न तीरथ अयोध्या गए, तो ऐसे में अचानक सीएम धामी का अयोध्या में भगवान राम के दर्शन का कार्यक्रम कैसे बन गया? सीएम धामी का कहना है कि अयोध्या तो पहले भी गई, लेकिन अब जो काम भगवान राम के लिए प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं वो खास है। बचपन से चूंकि मैं कई बार अयोध्या पहले भी गया हूँ, मैं अपने विद्यार्थी जीवन में भी अयोध्या गया हूँ, मैंने दर्शन किए हैं। और मैं जब देखता था कि भगवान राम टेंट के ऊपर हैं, टेंट लगी हुई है, चारों तरफ सरिया लगी हुई है, टेंट लगा हुआ है, उस पर तंबू लगे हैं। भगवान राम कब जो है अच्छा जो उनका जैसा महल है, उस महल के अंदर कैसे कब विराजमान होंगे, तो वो रास्ता प्रशस्त हो गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम का वहाँ पर मंदिर बन रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत और बीजेपी के एजेंडे में भगवान राम का नाम फिट बैठता है, लेकिन 2022 में चुनाव उत्तर प्रदेश में भी होने हैं और उत्तराखंड में भी। ऐसे में भगवान राम का नाम देवभूमि की सियासत पर भी असर डाल सकता है। यहाँ केदारनाथ बाबा का इतना बड़ा हमारा धाम है और उधर भगवान राम का स्थान है। और अभी ये संजोग है कि मैं पहले केदारनाथ गया, चूँकि दोनों एक ही हैं, भगवान राम और भगवान शिव, तो यहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद लिया, भगवान राम का आशीर्वाद लेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी 2 बार सत्ता में रह चुकी है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले अयोध्या जाने का मौका बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को ही मिला और देवभूमि की सियासत में भी भगवान राम का नाम काम आएगा, यही उम्मीद उत्तराखंड में बीजेपी को है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। यशपाल आर्य के कांग्रेस में जाने के बाद धामी सरकार में एक मंत्री पद खाली चल रहा है। सवाल है कि क्या ये मंत्री पद चुनाव से पहले भरा जाएगा? जब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने हंसते हुए इस सवाल का जवाब दिया। कहा, अभी सरकार में सब विभाग जगह पर पहुंच गए हैं और बाद में जो निर्णय होगा उसे देखा जाएगा। यशपाल आर्य जो है, उनके पास परिवहन, समाज कल्याण, आबकारी जैसे अहम विभाग थे जिन्हें फिलहाल मुख्यमंत्री देख रहे हैं। अभी तो क्योंकि सरकार में देखिए ऐसा है कि अभी सब विभाग सब जगह पहुंच गए हैं, उसके बारे में जो भी निर्णय होगा बाद में देखेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पौड़ी के दौरे पर हैं और यहां गोदियाल ने सतपुली, थलीसैंण में कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की, ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग गोदियाल के समर्थन में पहुंचे। कहा कि भीड़ का यही टॉनिक राज्य में कांग्रेस की वापसी कराए।
कार्यकर्ताओं का उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये प्रेम उनका मुझे कांग्रेस पार्टी की सरकार को स्थापित करने के लिए एक हौसला अफजाई का काम करता है। उनका ये जोश मेरे लिए टॉनिक का काम करता है। बिजनौर के सीमावर्ती गांव के लोग लंबे समय से उत्तराखंड राज्य में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इन्हें भरोसे के सिवा कुछ नहीं मिला। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य बनने के दौरान हुए परिसीमन का शिकार हुए बिजनौर के 123 ग्राम पंचायतों की 1.5 लाख आबादी सीमा पर बसे होने का दंश झेल रही है। इस आबादी में करीब 70% लोग उत्तराखंड मूल के हैं और बुनियादी सुविधाओं के लिए कोटद्वार पर निर्भर है। यहाँ से लखनऊ 519 किलोमीटर जबकि देहरादून महज 110 किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि संघर्ष समिति लगातार संघर्ष कर रही है। हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, विभिन्न सुविधाएं हमें उत्तराखंड से ही प्राप्त हैं और जहां उत्तराखंड राज्य में हमारे से मिलने से इस क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब से उत्तराखंड राज्य की मांग की गई थी तब से हम इस क्षेत्र को उत्तराखंड राज्य में मिलाने के लिए अपने तन मन धन से संघर्ष करते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार ने जरा सी भी हमारी कभी नहीं सुनी। इन इलाकों को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग लंबे समय से हो रही है। कई बार मंत्रियों से भरोसा भी मिला, लेकिन मांग पर अब तक कुछ नहीं हुआ। हमें जो है उत्तराखंड में शामिल होने का मुख्य कारण ये है कि हमारी जो तहसील और ब्लॉक और तहसील से संबंधित, राज्यों से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनको हमारे दूर हो जाते हैं और जिससे हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सीमावर्ती इलाकों के लोग कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक इनके आंदोलन का असर कुछ नहीं हुआ। देखना होगा कि चुनावी साल में इनकी मांग पर सरकार ध्यान देती है या फिर नहीं। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, कोटद्वार। पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य विभाग से हटाए गए कर्मचारियों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। हटाए गए कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल में उन्होंने जान की परवाह किए बगैर काम किया, लेकिन विभाग ने उन्हें वेतन देने की बजाय नौकरी से हटा दिया। पिथौरागढ़ में 284 हेल्थ वर्कर्स को 4 महीने की सेवा के बाद हटाया गया है। राज्य के अन्य जिलों में कॉन्ट्रैक्ट पर लिए गए हेल्थ वर्कर्स अभी भी काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे हमें 4 महीने जॉब पे रखा गया, फिर तुरंत ही उन्होंने निकाल दिया बिना किसी बात के, हमें बिना बताए सूचित किए निकाल दिया। और उसके बाद हमने जब उन पे बोला कि हमें जॉब पे रखा जाए दोबारा, तो उन्होंने बोला कि ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लक्सर में अवैध खनन पर छापेमारी करते हुए प्रशासन ने एक डंपर सहित 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया। लगातार शिकायतें मिलने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप है। एसडीएम ने बताया कि खनन पर इस समय पूरे तरीके से पाबंदी है, लेकिन कई खनन माफिया लगातार खनन करा रहे हैं और रात के अंधेरे में चोरी छिपे खनन हो रहा है। एसडीएम का कहना है कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। कल यहाँ इसमें अपनी टीम के साथ दबिश दी गई तो 7 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक डंपर अवैध परिवहन करते पाया गया, तो उसको सीज कर दिया गया है और उस पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को ट्रैफिक नियमों के लिए जागरूक करने का नया तरीका आजमाया है। त्योहारों के सीजन में ट्रैफिक पुलिस रावण के सहारे लोगों को जागरूक कर रही है। रावण के सिर पर 10 स्लोगन भी लिखे गए और ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी दी गई। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बताया कि ट्रैफिक रूल को लेकर नाटक का सहारा लिया जा रहा है, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों। तो यही एक हमारा प्रयास है कि एक नाटक के रूप में एक दिखा के लोगों में जागरूकता लाई जाए। जितने भी जो ऑफेंसेस हैं जो वो करते हैं जिससे कि आपको जान मान की हानि होती है, उसको रोका जा सके। उत्तराखंड में 15 डायलिसिस सेंटर की शुरुआत हुई, जिनमें 14 सिविल हॉस्पिटल और एक प्राइवेट हॉस्पिटल शामिल है। राज्य के 15 डिग्री कॉलेजों को फ्री किताबें, फर्नीचर और कंप्यूटर दिए गए। उत्तराखंड सरकार को ये सौगात हंस फाउंडेशन की तरफ से दी गई है। फाउंडेशन की चेयरपर्सन माता मंगला के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने खुद डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया। कहा, हंस फाउंडेशन ने न सिर्फ कोरोना काल में बल्कि हर मुश्किल वक्त में राज्य की मदद की है। चेयरपर्सन माता मंगला ने कहा, उत्तराखंड के विकास में वो सरकार का पूरा सहयोग करेंगी। ये आज तो हमारा ये मुख्य था कि हम अपने राज्य में 15 डायलिसिस सेंटर फ्री दे रहे हैं। हर सरकारी अस्पताल में एक डायलिसिस सेंटर होगा जो कि सरकार चलाएगी और हंस फाउंडेशन के साथ MOU साइन हो रखा है। और ये जो 15 है
ये हमारा निजी क्षेत्र है, इसमें हमने फ्री डायलिसिस सेवा शुरू करी है क्योंकि पूरे राज्य से हंस फाउंडेशन के पास डायलिसिस के पेशेंट बहुत आते थे। लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब से आए हैं हम लोगों ने बहुत सारे काम आगे बढ़ाए हैं, बहुत सारी चीज़ें बढ़ाई हैं और अभी माता जी से अभी बात हो रही थी तो हम लोग जो है अभी माता जी ने कहा है कि और भी बहुत सारी योजनाएं हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप और करने वाली, वैसे तो करते ही रहते हैं आप लोग कितना। चलिए एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं ना जाएं।